नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद मितेश सर में। क्लास 6 की जो हिस्ट्री है उसमें 3 पार्ट पढ़ा देते हैं। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और जो महाजनपद काल है और जो मगध साम्राज्य वो आज हम पढ़ा रहे हैं। इसमें मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत। देखिए, जो मौर्य है और गुप्तकालीन है भारत है, तो इसमें क्या है कि मौर्य काल और गुप्त काल के समय जो भारतीय स्थिति कैसी थी, समय कैसा था, वो उसमें बताया गया है। देखिए कैसे, शॉर्टकट में पढ़ते हैं, आइए। देखिए दोस्तों, इसमें बिल्कुल शॉर्टकट में पढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आइए। देखिए, आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के विद्वान थे। इसमें आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ मैं। देखिए, उस समय जब सिकंदर का आक्रमण होता है, उस समय जब सिकंदर का आक्रमण होता है 325 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो उस समय जो मगध का जो शासक था वो था घनानंद। मगध का शासक था घनानंद। सिकंदर की सेना युद्ध करते करते चलते थे, थक जाते थे। व्यास नदी के आगे से जाने मना कर देती है। तो और उसको निमंत्रण दिया था यहाँ के छोटे मोटे जो राजा थे, शासक थे, क्योंकि ये बटा हुआ था, विभिन्न भागों में बटा हुआ था, इनमें आपस में फूट थी। और राजा के जो मगध साम्राज्य था, घनानंद शासक, उससे जनता त्रस्त भी थी। बहुत से शासक भी बहुत दुखी थे, तो उन्होंने सिकंदर को भी निमंत्रित किया था, लेकिन व्यास नदी के आगे आने से उसकी सेना ने मना करते थे, इसलिए वह नहीं आया और वहीं से वापस चला गया। उसके दरबार में चाणक्य का अपमान हुआ था, घनानंद के दरबार में। चाणक्य ने कसम खाई थी, सौगंध खाई थी कि वह घनानंद का सर्वनाश कर देगा, सर्वमूल नाश कर देगा, ठीक है। तो इसलिए उसने जो चाणक्य था उसको तैयार किया उसके खिलाफ, और उसको मगध का साम्राज्य यानी सम्राट बनाया। आइए आगे देखते हैं। जो आचार्य चाणक्य जो खास आदमी है, ये इसके चारों तरफ ही है मगध साम्राज्य घूमता है। आगे जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके आगे साम्राज्य को बनाता है। देखिए, आचार्य चाणक्य जो था वो अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र का विद्वान था, जिसने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा। अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र का जो विद्वान था चाणक्य, उसने अर्थशास्त्र लिखा था। तक्षशिला का अध्यापक था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के घनानंद को उसने परिचित किया और शासक बना, ठीक है। मेगस्थनीस था। उस मेगस्थनीस की बात आती है तो हम ये जानते हैं कि मेगस्थनीस कौन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, उसको 305 ईसा पूर्व में हरा दिया था, और उसने अपनी पुत्री का विवाह हेलेना से कर दिया, और बदले में उसने 500 हाथी उसने अपने देश के लिए मांगे। तो उसने साथ में अपनी पुत्री को भेजा, और साथ ही जो अपना राजदूत था मेगस्थनीस, उसको चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया। तो मेगस्थनीस था, वो चंद्रगुप्त के दरबार में आता है और वहीं रहता है, और वहाँ के जो प्रशासन है, भारत की प्रशासन है, सारी प्रणाली, वो अपनी पुस्तक में लिखता है। उसका नाम रहता है इंडिका पुस्तक में लिखता है। उसमें लिखता है मौर्य शासन की जानकारी, मौर्य प्रशासन किस तरह से होता है, उसकी प्रणाली। आइए देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर लेता है। उसके बाद में वह अंत में जाकर के जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा प्राप्त कर लेता है, उनको गुरु बना लेता है, और शरणबेड़ गोला में चला जाता है, और वहीं पर उसकी मृत्यु होती है। उसके बाद बिंदुसार आता है। इसका जो शासनकाल होता है बिंदुसार का, वो होता है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक।
इसको अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात, अमित्रोचेट्स यूनानी ग्रंथों में से अमित्रोचेट्स के नाम से भी जाना जाता है। 272 ईसा पूर्व तक इसका शासन होता है। उसके बाद में इसके शासन के लिए इसके पुत्र सुसीम और अशोक और बहुत से पुत्र, उनमें शासन के लिए संघर्ष होने लगता है, जिसमें अशोक जीतता है। वो संघर्ष करने के बाद में अपने एक काफ़ी सारे संघर्ष के बाद में अशोक अब ये गद्दी प्राप्त कर लेता है मगध की। आइए अशोक के बारे में देखते हैं। वो शॉर्ट में है, जो किताब में दे रखा है उतना ही इसमें बता रखा है अभी तक। अशोक के जो सर्वाधिक उसमें सर्वाधिक अभिलेख जो प्रमाण है अशोक के, वो उसके अशोक के काल से प्राप्त होते हैं। उसके अभिलेखों में एक जो अभिलेखों में उसका नाम है वो देवानाम प्रियदर्शी कहा गया, यानी देवताओं के समान प्रिय है। और कुछ अभिलेखों में उसे राजा भी कहा गया है और अशोक भी कहा गया है। जो अशोक था वो अपने भाई से संघर्ष करके 269 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट बना। 30 वर्ष तक उसने शासन किया। उस समय की जो भाषा चलती थी वो चलती थी प्राकृत भाषा, ठीक है। प्राकृत भाषा वैसे जैन धर्म की होती थी और उस समय जो जनता में थी प्रचलित वो प्राकृत भाषा थी। और जो लिपि थी लिखने वाली वो थी ब्राह्मी लिपि, और संस्कृत भी होती थी, लेकिन ब्राह्मी लिपि ज़्यादा समझ में आती थी लोगों के। तो अशोक का जो शासन था वो 30 वर्ष का था। प्रथम शासक अभिलेखों के माध्यम से उसने संदेश प्रजा तक पहुँचाया। अब ये संदेश कौन सा था? हम जानते हैं कि अशोक ने धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ कर दिया और कलिंग पर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व में। शासन के 90 साल में 90 वर्ष में उसने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें बहुत रक्तपात हुआ था, करीबन 1 लाख लोग मारे गए। तो उससे अशोक का हृदय बहुत पिघल गया, बहुत हिंसा से पिघल गया। तो उसने युद्ध न करने की कसम खाई और उसने जो अच्छाई थी और नैतिकता थी उसको वो संदेश प्रजा तक पहुँचाए। उसका हृदय इतना द्रवित हो गया, उसने जो धर्म था शैव धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म उसने अपना लिया, और बौद्ध धर्म के अच्छा संदेश जिसे उसको उसके हृदय को अच्छा लगता था, उसने वो संदेश प्रजा तक पहुँचाया ताकि प्रजा में सुख शांति रहे। अब उसने अच्छा काम करना शुरू कर दिया, हिंदी तो बिल्कुल बंद कर दिया। अधिक उसने अभिलेखों के माध्यम से अपना संदेश पहुँचाया। अभिलेख ये पहला राजा है जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपने संदेश प्रजा तक पहुँचाया। अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ज़्यादातर प्रश्न आता है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में, तो ब्राह्मी लिपि में, और कौन सी भाषा में, तो प्राकृत भाषा में। उत्तर पश्चिम की बात करें, मान लीजिए ये भारत है, तो उत्तर पश्चिम की बात करें तो ये वाला हिस्सा कौन सा आता है? ये यहाँ पर ये जो यूनानी है, एशिया में जो यूनानी, यूरोप यूनानी, तो ये वाला हिस्सा आया था। तो ये ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा के बारे में नहीं जानते, तो इनकी अलग लिपि होती है, खरोष्ठी और अरामाइक। तो यहाँ पर खरोष्ठी और अरामाइक भाषा में लिखा गया ताकि समझ सके। अगर इसमें ब्राह्मी लिपि लिखेंगे तो ये कहाँ से समझ पाएंगे, इसलिए यहाँ के जो अभिलेख है वो यूनानी भाषा यानी खरोष्ठी और अरामाइक लिपि में लिखे गए। शेबाजगढ़ और मानसेरा वो वाले स्थल है जहाँ पर खरोष्ठी लिपि में लिखे गए। अशोक की धार्मिक नीति के बारे में बात करें तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। लोगों के बीच सद्भाव और एकता, बहुत अच्छे कार्य करने लग गया। सद्भाव और एकता बनाने के लिए उसने धम्म महामात्र की नियुक्ति की, जो लोगों को नैतिक शिक्षा देने के लिए थी, नैतिक शिक्षा देने के लिए अधिकारी थे। हर 5 वर्ष में दौरा करते थे। इस नीति को, धम्म की नीति को अशोक का धम्म कहा जाता है। जो अच्छी बातें जो व्यक्ति को जीवन सफल बनाने के लिए, नैतिकता है जीवन में उतारने के लिए,
उसको अशोक का धर्म कहा जाता है। बौद्ध धर्म में उत्पन्न जो मतभेद हो गए थे, बौद्ध धर्म में भी मतभेद उत्पन्न हो गए थे, तो उसको दूर करने के लिए अशोक ने क्या किया कि पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति बुलाई, जिसमें बहुत सारे विद्वानों को बुलाया गया और उनका आयोजन किया गया। इस महासभा में जो मोगलीपुत्र तीस था वो उसका अध्यक्ष बना था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग जगह भेजे अपने प्रचारक। जैसे सोन में उत्तरा है, उसको स्वर्णभूमि पेंगू में भेजा। सोन से स्वर्णभूमि, सोन में उत्तरा अपने पुत्र पुत्री को स्वर्णभूमि व पेंगू भेजा। और महेंद्र संघमित्रा ये अपने पुत्र पुत्री को सिंघल भेजा। सिंघल यानी श्रीलंका। ऐसे ही अपने जो विश्वास पात्र थे धम्म महामात्र, महारक्षित और रक्षित, इनको यवन प्रदेश, यवन यानी यूनान, और वनवासी यानी उत्तरी कनाडा। मान लीजिए ये एशिया है, यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये अमेरिका है। तो इसमें जो ये अमेरिका है, मेक्सिको है, कनाडा है। तो यहाँ जो उत्तरी कनाडा है, यहाँ पर रक्षित को भेजा, यहाँ रक्षित को भेजा वनवासी, और ये वन प्रदेश ये महारक्षित को भेजा। ये देखिए ये कनाडा है, ये उत्तरी अमेरिका में इसको भेजा। देखिए दोस्तों, गुप्त काल में जितना इसमें दे रखा है उतना ही इसके शॉर्टकट नोट बनाए गए। देखिए गुप्त काल, जो गुप्त काल था उसका जो प्रथम प्रतापी शासक था चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 320 ईस्वी में शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 320 ईस्वी में शासक बना इसने, ठीक है। और गुप्त वंश की स्थापना की श्री गुप्त ने। जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसका पुत्र था समुद्रगुप्त उसका पुत्र था, उसके बाद में वो शासक बना। और समुद्रगुप्त की माता थी कुमार देवी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी समुद्रगुप्त की माता थी। उत्तर भारत के सभी शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित करके दक्षिण पूर्वोत्तर राज्यों को भी विस्तृत कर लिया। यानी जो दक्षिण के थे, साउथ के, उनको भी विजित कर लिया, और पूर्वोत्तर के जो राज्य थे उनको विजित कर लिया। इतना राज्य उसने समुद्रगुप्त ने बढ़ा लिया। भारत के जो विशाल भूभाग को जीतकर अश्वमेध उसने यज्ञ किया। देखिए अश्वमेध यज्ञ कब किया जाता है, जब भारत के विशाल भूभाग को जीत लिया था। जैसे भारत का जो अधिकतर जो राज्य है लगभग पूरा जीत लिया था, तो अश्वमेध, वो जानते हैं आप, रामायण में जो अश्वमेध यज्ञ किया, तो अश्व को जहाँ जहाँ छोड़ा वो राज्य कौशल के अंडर में आ गया, कौशल के अधीन आ गया। तो ऐसे ही इसमें सिर्फ एक ये है कि जितने भी राज्य थे वो जीत करके फिर ये अश्वमेध यज्ञ किया। इस स्मृति में समुद्रगुप्त के जो अश्व के चित्र अंकित अश्वमेध यज्ञ किया था, इस स्मृति में अश्व के चित्र अंकित सोने के सिक्के चलाए गए। समुद्रगुप्त ने जो अश्व के चित्र थे अंकित, ये सिक्के सोने के, इसमें अश्व घोड़ा बना हुआ है, ठीक है, ये वाले सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त का जो मंत्री था हरिसेन, उसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। देखिए प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। तो समुद्रगुप्त का जो लेखक था हरिसेन, उसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। प्रयाग प्रशस्ति यानी समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, ठीक है, जिसमें समुद्रगुप्त का जो विजय अभियान है उसकी जानकारी इसमें होती है, इसमें लिखी हुई है। समुद्रगुप्त खुद महान संगीतज्ञ था, वीणा वादन का शौक था उसे। बात करते चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम विक्रमादित्य कहा जाता है। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसने शकों को पराजित किया था, इसलिए शिकारी भी उसको कहा जाता है। कुषाणों को पराजित किया, ठीक है। उसके विजय अभियानों के बाद में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विजय अभियान के बाद में दरबार में उसके 9 रत्न थे। एक तो कालिदास, धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह,
और शंकु, बेताल भट्ट, घटकर पर वरामिरुर वर रुचि। चीनी यात्री फायान था, वो उसके काल में आया था। देखिए हर्षवर्धन से देखिए अगर हम क्या क्या गहरे बोलते हैं तो उसमें पहले फ आता है, फिर है आता है। तो पहले चीनी यात्री पहले फाया आया था, फिर हैंडसांग आया था। पहले फ आता है, फिर है आता है। तो पहले फायान आया था, फिर हैंडसांग आया था, ऐसे याद रखना है, ठीक है। फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य काल में। उसने अपनी किताब थी फोकियो की, उसमें लिखा है फायान की थी फोकियो की, हेयान की थी सीयू की। तो फायान की लिखता अपनी किताब में कि प्रजा सुखी चंद्रगुप्त के काल में राजा न तो शारीरिक दंड देता है, न ही प्राण दंड। लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते हैं, ऐसा उसका शासन था, ऐसा उसका राज था। और गुप्त काल में सोने के सिक्के प्रचलन में थे। सोने के सिक्के जहाँ प्रचलन में, तो वो शासन कैसा होगा, काल कैसा होगा। उसमें कला और साहित्य में अभूतपूर्व उन्नति हुई, कला और साहित्य में अभूतपूर्व उन्नति। इसलिए जो भारतीय इतिहास में गुप्त काल को गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। कला और संस्कृति की बहुत उन्नति हुई। सोने के सिक्के चल रहे हैं जिस राज्य में, जिस शासन में, तो वो काल भारतीय इतिहास काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग, ठीक है। तो दोस्तों ये जो इतिहास की कक्षा 6 की जो पार्ट है मौर्य काल, वो यहीं होता समाप्त। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।